Our next question is question number 5. Our next question is question number 5. देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको. Question is a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million meter. इसको ppm कहते हैं ऑफ ए सर्टेन सिटी. एक सर्वे किया गया है, इसमें ये देखा गया है कि किसी पर्टिकुलर सिटी में किसी पर्टिकुलर मंथ पर, और ये मंथ कितने डेज का है, 30 डेज. कितने डेज का है, 30 डेज का है. कंसंट्रेशन ऑफ जो सिटी की जो एयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, डे बाय डे उसको चेक किया. जैसे फर्स्ट डे चेक किया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर किस तरह से मेजर की गई है, पीपीएम. पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है. तो फर्स्ट डे में कितना है, 0.03. सेकंड डे में देखा गया 0.08. थर्ड डे में देखा गया 0.08, फिर 0.09, इस तरह से देखा गया. अब देखो 30 डेज का डाटा है. 30 डेज का डाटा रो डाटा से तो होगा नहीं. सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से भी जाओगे तो किसके साथ जाओगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा विद क्लास इंटरवल है 0.00 टू 0.0. अब यहाँ देख भी सकते हो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है. अगर मैं फर्स्ट लाइन में देखूं तो 0.0 तक. तो 0.00 से आपने स्टार्ट किया. मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखो, मैक्सिमम वैल्यू एक तो ये दिखाई दे रही है 0.18, और कोई 0.20, 0.22, 0.22 से आगे कोई दिखाई दे रहा है, आई डोंट थिंक सो. तो अब जो क्लास इंटरवल लोगे तो किस तरह से लेंगे, कुछ हम इस तरह से लेंगे. देखो 0.22 टू 0.24 मैक्सिमम है. समझ में आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो हमें दिखाई दे रही थी वो क्या 0.2. समझ में आ गया, ठीक है. तो देखो तो पहला जो इंटरवल है हमारा वो क्या है, और फर्स्ट इंटरवल इज 0.00 टू 0.04. बेसिकली फर्स्ट इंटरवल में क्या होगा, 0.00 से लेके 0.03 तक. 0.00 से लेके 0.03 तक. तो देखो क्या क्या आएगा यहाँ पे, 1, राइट, 1, और कोई आएगा 0.00 टू 0.03. 2, थर्ड रो में है कुछ नहीं. फोर्थ रो में 4, 4, 4, 4, उसके बाद कुछ 5. 0.00 टू 0.03, इसका जो अपर एंड लिमिट है वो 0.04. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो कितने आएंगे टोटल, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 ही आएंगे. 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो फर्स्ट वाले में क्या हो गया आपका 4, ये क्लियर हो गया, ठीक है. 0.04 टू 0.08 यानी कहाँ तक जाएगा, 0.7 तक. 0.04 से 0.07 तक. अब चेक करो 0.04, 1, 2, 3 और 4, 5, 0.07, 6, 7, 8, 9, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9. चलो जी ये भी हो गया. देन 0.08 टू 0.11, 0.11. तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट्स इट. ये हो गया हमारा 8. नेक्स्ट वन 0.12 टू 0.15, 0.12 टू 0.15. फर्स्ट में तो नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं है कुछ. 0.12, ये आपका 0.12 पे आप फोकस करता, जो रह जाएगा बाद में देख लेंगे. 0.12, 1, 2, 1, 2, दैट्स इट. तो यहाँ पर कितना आएगा 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज 0.16 टू 0.19, 0.16 टू 0.19. फर्स्ट में कुछ है, यस, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, दैट्स इट. तो इसमें क्या आएगा आपका 4 आएगा, ये भी क्लियर हो गया. एंड नेक्स्ट वन इज
0.20 to 0.24, 0.23, 0.20, 1, 2, दैट्स इट। तो इसमें आएगा आपका 2। अब देखो एक हमारा अनटच रह गया, वो है 0.08। तो 0.08 किस में आना चाहिए? किसमें आना चाहिए 0.08? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में, तो इसमें 8 की जगह क्या आएगा आपका? 9। इसमें 8 की जगह क्या आएगा आपका? 9। इसका जरा टोटल करके देखो, इसमें 8 की जगह क्या आएगा आपका? तो कितना हो गया? 9 और 9। हाँ जी। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 2 था, और 8 की जगह क्या करना है हमें? ये हो गया हमारा 9। अब देखो 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 4 26, 28 और 30, तो आगे टोटल 30। तो मैं, ठीक है, कैसे करना है? और कुछ पूछा क्वेश्चन में? फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज मोर देन 0.11? 0.11 से ज्यादा कितने डेज थी? 0.11 देखो कहाँ पर आएगा? 0.11, यहाँ 0.11 तक आया ना, यहाँ एंड पॉइंट क्या था? 0.1। उससे ज्यादा, कहने से दैट ये 4 + 2 6 और 2 8, तो क्या लिखोगे? फॉर 8 डेज, फॉर 8 डेज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड more than 0.11, more than 0.11 ppm, that is parts per minute। हुआ कुछ क्वेश्चन क्लियर? चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। Now our next question is question number 6. Question is, 3 coins were tossed 30 times simultaneously। पहले इतनी बार समझ में आई है? 3 कॉइन्स को आपने एक साथ टॉस कर, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज। हर बार हमने नोटिस किया कि जैसे आपने 3 बार कॉइन को टॉस किया एक साथ, मानो 3 कॉइन को, तीन पर्टिकुलर पर्सन खड़े हुए, तीनों ने एक साथ कॉइन को टॉस कर। ये भी तो हो सकता है तीनों में ही हेड आ जाए, ये भी हो सकता है तीनों में ही टेल आ जाए, यानी कि हेड ना आए, या हो सकता है एक बार हेड आ जाए। तो इन सब चीजों को हमने नोटिस किया। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि एक भी बार हेड ना आए? 1 2 3 4 5 6, ये तीनों जो कॉइन्स को एक साथ टॉसअप किया है गया, ऐसा 6 बार ऐसा हुआ कि किसी एक में भी हेड नहीं आया। ये समझ में आ रहा है? और कितनी बार ऐसा हुआ कि एक बार हेड आए? ये सारी चीजें आपको दी गई है। अब इस पर आपको आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। क्या बनाओ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप मुझे ये बताओ इसमें वैल्यू क्या क्या दिखाई दे रही है? 0 1 2 और 3, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। मैं 3 पॉइंट को आप टॉसअप करोगे तो क्या पॉसिबल केसेस है? या तो एक भी बार ऐड नहीं आएगा 0, या एक बार ऐड आएगा, 2 बार ऐड आएगा, 3 4 बार तो आ नहीं सकता। तो इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है। हम लिखेंगे 0 1 2 3, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे? आपने लिखा है 0 1 2 3। समझ में आ रहा है? तो पहले हम देखेंगे 0 कितनी बार है। तो 0 देखो, 1 2 3 4 5 और 6। मैं लिखूं 0 की जगह 6, यानी कि 6 बार ऐसा हुआ कि तीनों में से किसी भी कॉइन में हेड नहीं आया। अब हम देखेंगे 1 कितनी बार हुआ, 1 वाला केस कितनी बार हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं लिखूं 10। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब कितनी बार ऐसा हुआ कि 2 बार ऐड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9। देन कितनी बार ऐसा हुआ है कि तीनों ही कॉइन्स पे हेड है? 1 2 3 4 और 5। ये हो गया आपका। समझ में आ गया? अब आप टोटल देखो क्या था आपका? 30 टाइम्स है ना, तो यहाँ भी हमारा टोटल क्या आना चाहिए? 13। तो 10 और 6 16, 16 और 5
21 प्लस 9 30 आ रहा है 30। समझ में आ गया। सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर काफी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वैल्यूज इतनी ज्यादा नहीं थी, 4 वैल्यूज थी 0 1 2 और 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पाई की वैल्यू वैसे नॉर्मली हमने क्या पढ़ी हुई है अभी तक, 22/7। हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या हमें पता है 3.14। और आपको याद होगा जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा था तो वहां पे हमने स्टडी किया था कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होने का मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन रैंडम, यानी कि इसकी डिजिट जो अगर इसको आप डिवाइड करते जाओगे 22/7 को डिवाइड करते जाओगे तो ये इस तरह से आता जाएगा 1 4 1 5 9 2 6 5, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तभी हम कहते हैं, हम राउंड ऑफ करके इसको 3.14 लेते हैं, पर एक्चुअल में ये एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इसका जो डिवाइड है वो कभी खत्म ही नहीं होता, ना डिजिट रिपीट होगी कभी, और ये चलता ही रहेगा। तो ऐसे आपको कुछ वैल्यूज दी हुई, कुछ नहीं कहा, बहुत सारी दी हुई। अब आपको क्या कहा जा रहा है, मेक अगेन मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ग्रुप नहीं फ्रीक्वेंसी। और कहां से कहां तक 0 to 9 मीन्स आपको ये बताया है कि डेसिमल के बाद 0 कितनी बार आ रहा है, फिर 1 कितनी बार आ रहा है, फिर 9 तक देना है। कहने से था वो टेबल कुछ ऐसा बनेगा, बोलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 कितनी बार आ रहा है, डेसिमल के बाद 0 कितनी बार आ रहा है। तो अगर मैं 0 की बात करता हूँ, 0 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, एक तो ये दिखाई दे रहा है 1 और 2, और क्या दिखाई दे रहा है 0, ये दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गया आपका 2, तो 0 तो आ रहा है 2 टाइम्स। फिर हम देखेंगे 1 कितनी बार आ रहा है, 1 1 देखो, एक तो ये आ रहा है 1 2 टाइम्स, और 1 कितनी बार आ रहा है आपका 3 टाइम्स 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, राइट। 1 कितनी बार आ रहा है आपका 5 टाइम्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ये हो गया आपका 5 टाइम्स, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन 3 कितनी बार आ रहा है 3 1 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम, राइट। 3 कितने टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स आ रहा है, ये भी क्लियर हो गया। 4 कितनी बार आ रहा है 4 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, दैट्स इट। 4 टाइम्स ही आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है ये देखो, 5 5 1 2 3 4 5, 5 भी 5 टाइम्स ही आ रहा है। अब ये देखो 6 कितनी बार आ रहा है 6 6 1 2 3 4, दैट्स इट। 6 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है। अब हम देखेंगे 7 कितनी बार आ रहा है 7, एक तो ये रहा 1 2 3 4, 7 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है। 8 कितनी बार आ रहा है 8 1 2 3 4 5, दैट्स इट। तो 8 कितनी बार आ रहा है हमारा 5 टाइम्स। अब हम देखेंगे 9 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब टोटल करो इसका क्या आएगा, देखो 8 और 2 10 5 15 15 5 20 25 25 और 5 30 30 और 8 38 38 और 4 42, फिर 46 और 4 50। बताओ 50 टाइम्स आगे टोटल, डाउट है तो बताओ, ठीक है। सारी डिजिट कैंसिल हो गई ना,
To make a frequency distribution of the digit 0 to 9 after decimal point, what are the most and the least frequency occurring digit? बता दो भाई, सबसे ज्यादा बार कौन सी डिजिट आ रही है? 3 और 9। मोस्ट अक्रीन डिजिट क्या होगा? 3 और 9। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रीन डिजिट्स इक्वल टू 3 एंड 9। और क्या कहा गया है? लीस्ट लीस्ट फ्रीक्वेंटली अक्रीन डिजिट, सबसे कम टाइम्स क्या है? 0, दैट इज 0। हो गया क्वेश्चन क्लियर? चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 30 children were asked about the number of hours they watch TV show। कि भैया दिन में कितने घंटे टीवी देखते हो इन द प्रीवियस वीक। द रिजल्टेड वर एज फॉलोज। किसी पर्टिकुलर बच्चे ने कहा कि भाई मैं 1 ही घंटा देखता हूँ, आपकी तरह तो नहीं होगा। एक ने कहा मैं 6 घंटे देखता हूँ। ये अब आपके टक्कर के बच्चे आगे 12 घंटे, 8 घंटे, 17 घंटे। करता क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। 10 घंटे। अबाउट द नंबर ऑफ दे वॉच टीवी प्रोग्राम इन द प्रीवियस वीक। अच्छा, प्रीवियस वीक में पूरे हफ्ते में कितने घंटे टीवी देखे? पूरे हफ्ते में कितने घंटे टीवी देखा? 30 बच्चों से देखा। तो देखो पूरे हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे देखा, ये तो अति हो गई वैसे है। और यहाँ पूरे हफ्ते में 17 घंटे देखा है, ठीक है। अब कहा गया मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ग्रुप में करना है क्योंकि डिजिट बहुत सारी, ठीक है। फॉर दिस स्टार्टेड टेकिंग क्लास विद 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10। देखो मिनिमम वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1 है। मिनिमम वैल्यू क्या? वो क्लास विद कितनी लेने के लिए कह रहे हैं? 5। यानी क्लास साइज कितना होना चाहिए? 5। तो मैं कुछ ऐसे लूं 0 to 5। क्लास विड्थ होगी ना 5, क्या था? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 ही आएगा। 0 to 5 में क्या क्या आएगा? 0 से लेके 4 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट, राइट। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस वीक में जो टीवी है वो 0 से 4 आवर्स के तक देखा है? 0 से 4 आवर्स तक कितने हैं? 10। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 आवर्स से लेके 9 आवर्स तक देखा? 5 घंटे से 9 घंटे तक देखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। आएगा 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे। इसके बाद फिर है आपका कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 10 से 14 आवर तक टीवी देखा है प्रीवियस? 10 से 14, 10 से 14 1 2 3 4, दैट्स इट। 10 से 14 5, क्या आ जाएगा आपका? 5। अब कितने ऐसे हैं जो आपके जैसे होंगे 15 से 20 घंटे तक या 15 to 19? तो फर्स्ट में तो कुछ नहीं है बच्चा, 1 2, बस 2 ही है, ठीक है। 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, हो गया 30। क्लियर है, ठीक है। और कुछ पूछा है इस क्वेश्चन में? हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ऑफ वीक? कितने हैं? 2 ही है ना। 15 और मोर आवर्स ऑफ वीक, 2 ही बच्चे ऐसे हैं। हमारे ऐसे बच्चे कम ही होते हैं इसका मतलब, ठीक है। ओनली ओनली 2 चिल्ड्रंस वॉच टीवी फॉर 15 or more hours in previous week। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, करो एक बार इसको ट्राई। क्वेश्चन नंबर 9। The next question is question number 9 and the question is
कंपनी मैन्युफैक्चरर कार बैटरीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, कंपनी जो है कार बैटरी को मैन्युफैक्चर करे, ठीक है। द लाइफ इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। अब इन कार बैटरी की लाइफ कितनी, लाइफ 3 साल की लाइफ है, 4 साल की है, होती है लाइफ कितने साल चलेगी बैटरी, वो आपको दिया गया। जैसे एक बैटरी है, इसकी लाइफ कितनी है 2.6 ईयर। एक बैटरी है उसकी लाइफ कितनी है 3 मतलब कि जो इन्होंने बैटरी मैन्युफैक्चर की है उसमें से एक बैटरी जो है वो 2.6 ईयर ही चली है। कितनी चली है 2.6 ईयर। दूसरी बैटरी जो है 3 आवर चली है। तीसरी बैटरी जो 3.7 ईयर चली है, फिर है 3.2 ईयर चली है। इस तरह से बैटरी चली है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट a group frequency distribution table for this data using class interval of size 0.5 starting from the interval 2 to 2.5, starting from the interval 2 to 2.5। तो कहना है से दैट कुछ इस तरह से इंटरवल बनेगा आपका, 2 से स्टार्ट करने के लिए कहा ना 2 to 2.5, और आगे देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या दिखाई दे रही है। फर्स्ट रो में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4.5, सेकेंड रो में कितनी है 4.6, थर्ड रो में कितनी है 4.6 है। तो हमें 4.6 को कवर करना है। तो लास्ट इंटरवल आपका जाएगा वो क्या जाएगा 4.5 से लेके 5, इसमें आपका 4.6 कवर हो जाएगा, इसमें आपका 4.6 क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल है 2 से 2.5, तो 2 से लेके 2.4, यही हुआ ना इसका मतलब, 2 से लेके 2.4। तो देखो फर्स्ट वाले केस में देखो 2 से लेके 2.4 1, सेकेंड वाले में 2, वाले में भी नहीं है और फिफ्थ वाले में भी नहीं है, तो टोटल कितने हुए 2, राइट। 2 से लेके 2.4 तक कितनी बैटरी ऐसी जिनकी लाइफ 2 ईयर से लेके 2.5 तक 2.4 तक है, दो बैटरियां ऐसी इन्होंने मैन्युफैक्चर की है। आगे देखो आप 2.5 से लेके 2.9 तक कितनी बैटरियां ऐसी है, 2.5 से लेके 2.9 तक तो 1, और इसके बाद 2 3 3 है राइट, 4, 2.5 से कितना था 2.9 तक, तो 2.9 भी आएगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना। इस थर्ड लाइन में यस 6, 6 हो गया राइट। तो ये हो गया आपका 6, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद फिर है आपका 3 से लेके 3.4, 3 से लेके 3.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, राइट। चलो अभी देख लेते हैं, अभी हमारा 13 ही आया है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं 3.5 से लेके 3.9, 3.5 से 3.9 1 2 3 3, के बाद 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो ये हो गया 11, तो यहाँ आपका 11 आ गया, ठीक है। और इसके बाद है 4 to 4.4, 4 to 4.4, 4 to 4.4, तो ये हो गया 1 और 2 3 दैट्स इट, और 4, तो ये हो गया आपका 4। देन 4.5 to 4.9, 4.5 to 4.9 1 2 और 3, मैं लिखूं यहाँ पर 3। अब देखो एक हमारा जो है अनकट रह गया है, वो है 3.2, 3.2 किस में जाएगा, तो यहाँ पे 13 की जगह क्या आएगा 14, यहाँ पे 13 की जगह क्या आएगा आपका 14। अब बैटरी का देखो क्या टोटल क्या दिया था
40 सच बैटरीज, तो टोटल कितना आना चाहिए आपका 40। तो देखो 40 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29 और 11 40 आ रहा है 40। और कुछ पूछा क्वेश्चन में, दैट्स इट। और यहाँ आके आपका ये कंसेप्ट होता है गुड आउट। चले आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को आप ऐसे समझो जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसका नाम है रमेश, ठीक है। रमेश के स्कूल में मार्क्स आए हैं, 9th क्लास में पढ़ता है, इसके स्कूल में मार्क्स इंग्लिश में तो आए 100 में से 62, साइंस में आए हैं 70, मैथ्स में आए हैं 7, एसएसटी में आए हैं 72, ठीक है। और क्या रहता है, और क्या होती है आपकी हिंदी होती है, हिंदी में आए हैं, हिंदी में आया 40 है। अब एक तो आपको इस तरह से सारा इसका टेबल दिखा दिया कि भैया ये मार्क्स आए हैं, दूसरा आपको इस तरह से दिखा दिया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखो किस तरह से होती है। यहाँ हो गया 0, और मान लो ये हो गया 20 40 60 80 ऐसे इसके, और ये हो गया 100 में से मार्क्स आए तो मैं 100 तक कर दूं, ठीक है। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए 62, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए 62, तो 60 से थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये किसके मार्क्स हैं इंग्लिश के। अब जितना गैप आपने ये रखा हुआ, ये जितना गैप है उतना गैप आगे रखोगे। फिर एसएसटी में साइंस में कितने मार्क्स आए 70, तो 60 और 80 के बीच में आ गया 70, तो ये हो गया आपका 70। तो ये किसके मार्क्स हो गए साइंस के। मैथ्स में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, मैथ्स में कितने आए 7, तो ये आ गए मार्क्स इसके मैथ्स के। फिर एसएसटी में कितना है 72, तो 70 वाले से थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये हो गया 72। ये किस में आए हैं एसएसटी में। और इसके बाद हिंदी में कितना है 48, 40 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो गया 48। ये किसके मार्क्स है हिंदी। अब देखो ग्राफिकली ये चीज ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है। ग्राफिकली अगर इस चीज को दिखाया जा रहा है तो आपको देख के भी समझ में आया सबसे ज्यादा किसमें, जो 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 ये बार, इसको बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। जो ये जितना बड़ा जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा है, और एकदम देख के समझ में भी आ रहा है। ये तो 4-5 वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू, तो ग्राफ को तो देख के एकदम एनालिसिस हो जाता है। समझ में आ रहा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो देखो कंसेप्ट क्या है आपका, योर कंसेप्ट इज usually comparison among the individual items are best shown by the means of graph। आपने इंडिविजुअल एग्जाम इंडिविजुअल पेपर्स के बीच में कंपैरिजन किया, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, साइंस में कितने आए, मैथ्स में आए। तो यूजुअली ये जो कंपैरिजन होता है वो बेस्ट वे में उसकी प्रेजेंटेशन किसके थ्रू होती है, ग्राफ के, किसके थ्रू होती है, ग्राफ के थ्रू। द रिप्रेजेंटेशन देन बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड, और उसको समझना भी आसान हो जाता है। ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है ना, इसमें हाईएस्ट आए, इसमें सबसे कम आए हैं। Then the actual data. We shall study the following graphical representation। अब आपके सिलेबस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 तरह की जो आप सीखो। पहला बार ग्राफ जो मैंने आपको अभी सिखाया, दूसरा हिस्टोग्राम, और तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलिश। समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार ग्राफ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, बार ग्राफ। जैसे आपको एक एग्जांपल, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल 5 है। देखो क्वेश्चन क्या है, in a particular section of class 9 40 students were asked about the month of their birth। 40 स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई किस महीने में आपका बर्थडे आता है। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको जो है बार ग्राफ गिवन है, ये आप देख सकते हो। इसमें आपको जो बार ग्राफ है वो आपको गिवन है। तो कितने स्टूडेंट ऐसे जो जनवरी मंथ में पैदा हुए, जिनका बर्थडे आता है वो 3 है। कितने स्टूडेंट ऐसे जिनका बर्थडे फैब में आता है वो कितने हैं 4। कितने स्टूडेंट है जिनका बर्थडे मार्च में आता है वो है 2। और अप्रैल में भी कितने स्टूडेंट है जिनका बर्थडे अप्रैल में आता है वो भी कितने हैं 2। इस तरह से आपको सब कुछ दिया, समझ में आ रहा है, इसको रीड कर पा रहे हो कि क्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ऑब्जर्व द बार ग्राफ, आपको कहा जा रहा है इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो, गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है,
हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, बताओ। इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये रहा आपका नवंबर, तो नवंबर वाले मंथ में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए हैं? 4 बोल सकता हूँ, 4, ठीक है। फिर फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर तो हो गया आपका 4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका 4। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, किस मंथ में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बोर्न हुए? अब आपको पूरा देख पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, आपको बस एक तरह सबसे ऊंची स्ट्रिप किसकी जा रही है, किसकी जा रही है, अगस्त की। तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी अगस्त। हो गया क्वेश्चन, कुछ आया समझ में? समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 क्या है आपका, A family with a monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditure per month under various heads. ये एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 20,000। एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम कितनी है, 20,000 रुपए। अब उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, अभी होता है ना मम्मी घर पे बजट बनाती है कि कहाँ कहाँ इतने पैसे यहाँ खर्च होंगे, इतने पैसे यहाँ खर्च करने हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी अपना एक बजट सा बना रखा है कि ग्रोसरी में हम कितने पैसे खर्च करेंगे, ये 1000 है, 4000 कितने खर्च करेंगे, 4000। रेंट पे कितने खर्च करेंगे, 5000। बच्चों की एजुकेशन में कितना खर्च होगा, 5000। मेडिसिन में कितना खर्च होगा, 2000। फ्यूल में कितना खर्च होगा, 2000। एंटरटेनमेंट में कितना खर्च होगा, 1000। और बाकी मिसली यानी कि इसके अलावा जो और बाकी के खर्चे हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, उसमें भी उन्होंने कितने पैसे रखे हो, अगर इसका टोटल करोगे आपका 20,000 ही है। अब आपको कहा जा रहा है कि बार ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे, बताओ पहले। देखो, जिस चीज जो आपके मेन वेरिएबल्स होते हैं ना, जिनको लेके इंफॉर्मेशन गिवन होते हैं, मेन वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है, ये हेड्स। जो भी हेड्स होते हैं ये आपके एक्स एक्सिस पर आते हैं, पहले इतनी बात समझ में आ रही है। और उनके आगे जो उनकी सब इंफॉर्मेशन होती है, लाइक ग्रोसरी मेन हेडिंग होगी, ग्रोसरी पर कितना खर्चा है वो उसके आगे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। जो काउंटिंग वाली इंफॉर्मेशन होती है वो सारी किस पर जाती है, वाई एक्सिस, बिकॉज ये जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस पर शो किया जाता है। मेन वेरिएबल कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पर, उसको लेके जो उसकी सेकेंडरी लाइक ग्रोसरी पे खर्चा किया है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन। ग्रोसरी पर कितने हजार खर्च किया वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहां पर जाएगी, वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहने से दैट कुछ ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस पर आपकी क्या आएंगे, सारे के सारे हेड आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगी, इनकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, राइट। ग्रोसरी, अब ग्रोसरी में कितना खर्चा किया है एज पर क्वेश्चन, ग्रोसरी पर खर्चा हुआ है 4000। कितना हुआ है, 4000। तो आपने कहा ग्रोसरी पर 4 तक ले गए, क्योंकि यहाँ आपने मेंशन कर दिया कि ये जो नंबर है वो क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1000 रुपीज को। अगर 4 है तो 4000, 5 है तो 5000 रुपीज। तो ग्रोसरी का समझ में आ गया, ग्रोसरी का कितना खर्चा हो गया आपका, 4000 रुपीज। फिर आपको क्या दिया गया है, रेंट पर कितना खर्चा हुआ, तो आप क्या कहोगे, 5000। तो ये आपका रेंट है, रेंट पर 5 के सामने लेके आओ, तो ये हो गया 5000, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या बताया गया है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर कितना खर्चा है आपका, 5। तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये रहा एजुकेशन, ये भी आपका 5 ही है, तो ये भी 5 ही, 5000 ही है। ये क्लियर हो गया। और देखो ये चीज क्लियर होगी ना, ये जो गैप है आपका वो सब में क्या रहेगा, इक्वल। गैप क्या रहेगा, सब में क्या रहेगा, इक्वल। बार ग्राफ में ये चीज का ध्यान रखना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, कि मेडिसिन पर कितने थाउजेंड खर्च हुए हैं, 2000। तो ये आपका डिसीज और मेडिसिन, ये मेडिसिन हो गया। तो मेडिसिन पर कितना खर्च हुआ है, यू कैन सी दैट 2000, आ रहा है ना 2000, ठीक है। फिर क्या आपको आपको बताया गया, फ्यूल पर कितना खर्चा हुआ है, अगेन 2000। तो आपने लिखा हुआ फ्यूल, और फ्यूल पर कितना हुआ है, 2000। फिर एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा हुआ है, 1000। तो एंटरटेनमेंट, ये आपका एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा हुआ है, 1000। और फिर मिसलीनियस पर कितना खर्चा हुआ है, 1000। तो ये आपका मिसलीनियस है, इस पर भी कितना खर्चा हुआ है आपका, 1000। समझ में आ गया कुछ पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है, कुछ डाउट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका हिस्टोग्राम। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था 3 है। पहला क्या है, बार ग्राफ, वो समझ में आ गया।
दूसरा क्या है आपका हिस्टोग्राम, तीसरा फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग। पहले आप ये समझो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फर्क क्या होता है। आपको याद है आपने प्रीवियस क्लास में कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ी थी। आज भी जो आप करते कंटिन्यूअस है ना, 0 to 5, 5 to 10, वो कंटिन्यूअस सीरीज होती है। जब कंटिन्यूअस सीरीज गिवन होती है तो हम हिस्टोग्राम बना। बार ग्राफ में गैप होता है और इक्वल गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होती है कंटिन्यूटी होती है। इसमें क्या होती है कंटिन्यूटी। जैसे क्वेश्चन देखो, हिस्टोग्राम होता क्या है पहले आप ये समझो। अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करता हूँ, व्हाट इज हिस्टोग्राम? दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ। ये भी बार ग्राफ की तरह है, इसमें भी उसी तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, बट इट इज यूज फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। लेकिन ये कब बनता है? जब जो आपका क्लास इंटरवल हो क्या हो कंटिन्यूअस, लाइक 0 to 5, फिर आगे 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.6। ये आपको टेबल की रिप्रेजेंटिंग द वेट ऑफ 36 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। इस टेबल में क्या बताया गया है कि क्लास में जो 36 स्टूडेंट्स है उनके वेट को लेकर इंफॉर्मेशन दी गई। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? टेबल को देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको ये कहा जा रहा है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 13.5 से लेकर 35.5। 9 स्टूडेंट। समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे 35.5 आएगा? यहाँ एक्चुअली आएगा 35.4। समझ में आ रहा है? कितने स्टूडेंट ऐसे जिनका जो वेट है 30.5 से लेके कहने से 14.4, दैट इज 6 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट ऐसे जिनका जो वेट है 40.5 से लेके 45.5, ये इंटरवल दिया हुआ और उसमें 15, ऐसे सारी इंफॉर्मेशन दी। अब आपको कहा गया इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो जैसे ही आपने देखा कि ये तो कंटिन्यूटी है, जैसे आपने ये देखा कि यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर क्या है कंटिन्यूटी है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि हमें क्या बनाना है यहाँ पर हिस्टोग्राम। क्वेश्चन में नहीं करेगा, आपको खुद से जज करना। और इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है, लाइक ग्रोसरी में इतना खर्चा, एजुकेशन में इतना खर्चा है, कुछ भी ऐसा, इंग्लिश में इतने मार्क्स, सब सब इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या बनाओगे बार। लेकिन जब कंटिन्यूटी में इंफॉर्मेशन दी गई है तो आप क्या बनाओगे हिस्टोग्राम। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, किस तरह से बनाओगे? देखो पहला इंटरवल क्या होगा 30.5 से लेके 35.5। तो देखो अब ये देखो, ये 0 से लेके कितना गैप आ गया, यहां से लेके यहां तक का गैप कितना है 30.5 है। क्या आगे वालों का गैप कितना है? आगे वालों का गैप तो कितने का है 5 का गैप आ रहा है। तो ये वाला जो अनकंटिन्यूअस गैप होता है इसको हम बोलते हैं किंग। इसको किससे शो करते हैं? इसको हम किंग से शो करते हैं। ये जो ऐसे साइन दिखाई दे रहा है तो इसको किंग कहते हैं। किंग ये दिखाता है कि ये जो गैप है बाकी गैप की तरह इक्वल नहीं है। आगे वाले सारे गैप इक्वल है, लेकिन ये वाला गैप जो है उनकी तरह इक्वल नहीं है। तो इसको हम किंग के साइन से शो करते हैं। किसके साइन से शो करते हैं? किंग। समझ में आ गया? तो इसको क्या कहा जाता है? ये जो ऐसे साइन बनाया गया किंग का साइन होता है किंग। किंग क्या शो करता है? अनइक्वल गैप। अनइक्वल गैप को रिप्रेजेंट। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पहला क्या है आपका देखो, फर्स्ट क्या है 30.5 से लेके 35.5 और वैल्यू कितनी है 9। तो 30.5 से लेके 35.5 कितनी वैल्यू 9, तो ये देखो 8 से थोड़ा ऊपर ही आएगा 9, ये हो गया 9। ये समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहा गया है 35.5 से लेके 40.5 तक ये वैल्यू कितनी है 6। तो ये देखो 35.5 से लेके 40.5 तक ये वैल्यू कितनी है आपकी? ये वैल्यू आपकी 6 है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर क्या है आपका 40.5 से लेके 45.5 ये वैल्यू कितनी है 50। तो 40.5 से लेके 40.5 तक 40 से थोड़ा ऊपर आ जाए, ये वैल्यू कितनी है आपकी 50। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर है आपका 45.5 से लेके 50.5 तक ये वैल्यू कितनी है 3। तो 40.5 से लेके 45.5 से लेके 50.5 तक ये वैल्यू कितनी है आपकी 3। ये समझ में आ रहा है आपको? ये वैल्यू कितनी है 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन 50.5 से लेके 55.5 तक ये वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो 50.5 से लेके 55.5 तक ये वैल्यू कितनी है आपकी 1। ये भी समझ में आ गया? क्लियर है तक? ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 55.5 से लेके 60.5 ये वैल्यू कितनी है आपकी 2।
तो 55.5 से लेकर 60.5 तक ये वैल्यू कितनी है आपकी? इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी तक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कितनी तरह की सीखी है आपने? दो। पहली क्या थी? बार ग्राफ। उसमें क्या होता है, इक्वल हम बनाते हैं, जो ग्राफ्स हम बनाते हैं, ये रेक्टेंगुलर जो इस तरह के रेक्टेंगुलर ब्रिजेस बनाते हैं हम, या बॉक्सेस बनाते हैं, या बार्स बनाते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स बनाते हैं, उनके बीच में इक्वल गैप है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, कंटिन्यूअस सीरीज गिवन होती है, उसमें कोई गैप नहीं होता, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बार्स बनेंगे आपके, उसके बीच में कोई गैप नहीं होगा। और ये जो अनइक्वल गैप होता है, इसमें इसको किससे शो करते हैं? इस तरह से शो किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कि क्लियर हो गया? ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द एग्जांपल्स। ठीक है, विल प्रोसीड विद एग्जांपल।